नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं आपके साथ सोनी कसनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर के साथ। सहारनपुर से ये खबर सामने आ रही है। दारुल उलूम देवबंद से ये बड़ी खबर। देवबंद के 4 छात्रों को दाढ़ी काटना भारी पड़ चुका है। दाढ़ी काटने वाले 4 छात्रों को निष्कासित किया गया। बाकी छात्रों को दाढ़ी कटवाने पर चेतावनी दी गई है। दाढ़ी कटवाने पर सख्त सजा के प्रावधान का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। चारों छात्रों के माफीनामे पर भी शिक्षा विभाग नहीं माना। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देवबंद के 4 छात्रों को दाढ़ी काटना भारी पड़ चुका है और वहीं अब और छात्रों को चेतावनी भी दी गई है। 4 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। बाकी छात्रों को दाढ़ी कटवाने पर चेतावनी जारी कर दी गई है। देवबंद से ये बड़ी खबर है। दारुल उलूम देवबंद के 4 छात्र निष्कासित कर दिए गए हैं दाढ़ी काटने को लेकर के, और इसके अलावा बाकी के जो छात्र हैं उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि अगर उन्होंने भी ऐसा किया तो उन्हें भी निष्कासित कर दिया जाएगा। दाढ़ी काटने को लेकर के 4 छात्रों को यहां से निष्कासित कर दिया गया है। बाकी छात्र ऐसा ना करें, इसके लिए पहले ये चेतावनी जारी कर दी गई है। तो दाढ़ी काटने का ये पूरा मामला, 4 छात्रों ने दाढ़ी काटी थी, जिसका बाद उन्हें महंगा ये पड़ चुका है। दरअसल 4 छात्रों को इसके बाद निष्कासित यहां से कर दिया गया। और अब खबर सीतापुर से है। सड़क हादसे में 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से कोहराम मचा है। कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। सीतापुर के रुनुपुर गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से इलाके में कोहराम देखा जा रहा है। दरअसल सड़क हादसा हुआ था। कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर सीतापुर के रनुपुर गांव के पास ये पूरी घटना घटी है, जहां पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक पर उस वक्त 3 लोग सवार थे और तीनों ही लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोहराम मचा है पूरे इलाके में, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग ये बताए जा रहे हैं। तो कार की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो चुकी है। तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि कार को भी यहां देखा जा रहा क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन बाइक पर जो सवार थे 3 लोगों की मौत यहां हो चुकी है। सीतापुर से ये खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और आगे अब पूरी सूचना पुलिस तक पहुंचाई गई। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तलाशी की जा रही है कार सवार को लेकर के। खबर अंबेडकर नगर से है। कपड़े की दुकान में भीषण आग यहां लग गई। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। अंबेडकर नगर के जहांगीर राज इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो भीषण आग अचानक से यहां लग जाती है। हालांकि लोगों ने पहुंच करके आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया। कपड़े की दुकान ये बताई जा रही है। भीषण आग लग जाती है। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। मुश्किल से आग पर इन्होंने काबू पाया खुद ही। जहांगीरगंज की ये पूरी घटना अंबेडकर नगर से सामने आई है। अचानक से कपड़े की दुकान में आग लगी और आग इतनी भीषण लगी कि अंदर रखा सामान यहां पर जल चुका है। काफी नुकसान की आशंका भी यहां जाहिर की गई है। हालांकि जैसे ही आसपास के लोगों ने यहां दुकान में आग लगते हुए देखा, फौरन मौके पर पहुंचते हैं। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने मिल करके खुद ही आग पर काबू यहां पाया। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। और अब खबर झांसी से है, जहां चाय की दुकान के ऊपर आग लग गई। सीपरी बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग लगने से लोगों में भी भगदड़ वहां देखी गई। झांसी के सीपरी बाजार का ये पूरा मामला, जहां चाय के दुकान के ऊपर अचानक से आग लग जाती है। ये तस्वीर आप देखिए, चाय की दुकान है नीचे और ऊपर अचानक से यहाँ आग लग गई, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि लोग वहां पर पहुंचे, आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन खुद को बचाने के लिए भी लोगों में भगदड़ देखी गई। आसपास के जो दुकानदार हैं उनमें हड़कंप मच गया आग को देख करके, क्योंकि नीचे चाय की दुकान है और ऊपर अचानक से आग लग जाती है चाय की दुकान के ऊपर। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आग लगी है। सीपरी बाजार में आग लगने से हड़कंप, काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं अचानक से। ये तस्वीर सामने आई है झांसी के सीपरी बाजार से, जहां अचानक से आग लगी और काफी नुकसान की आशंका यहां जाहिर की गई है।
यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज है। आज फिर से सदन के बाहर हंगामे के पूरे आसार है। आज भी सदन में सपा विधायक हंगामा कर सकते हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आज विधानसभा में अपना दल के विधायक राहुल कोल को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो वहीं विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी बीएल दोहरे को भी श्रद्धांजलि अर्पित यहां पर की जानी है। तो आज भी हंगामे के आसार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे विधान भवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सपा विधायकों की तरफ से कल जिस तरीके से हंगामे किए गए थे, न सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी देखा गया था, जमकर के नारेबाजी हो रही थी, जमकर के हंगामे हुए हैं। आज भी कहा जा रहा है, आज दूसरा दिन है बजट सत्र का, लेकिन आज भी हंगामे के पूरे आसार है। समाजवादी पार्टी सपा विधायक जो कि पूरी तरीके से हंगामे के मूड में कल नजर आए। पहले से रणनीति हालांकि बनाई जा रही थी कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। हालांकि सरकार ने कहा था कि हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हंगामे देखे गए। सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि आज जो भी सदन में हुआ, यानी कि कल, उससे यह साफ हो गया कि भाजपा सरकार को जन भावनाओं की कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर हमला भी बोल दिया। तो कानपुर अग्निकांड के मुद्दे पर जवाब देना होगा, यह भी कहा। जातीय जनगणना के लिए ये मुद्दा भी उनकी तरफ से उठाया गया। पल्लवी पटेल के निशाने पर भाजपा सरकार अब आ चुकी है। तमाम सवाल इनकी तरफ से उठाए गए, भाजपा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज समाजवादी पार्टी काफी आक्रामक मोड में नजर आई और हमारे साथ में इस समय अगर बात करें तो मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा से ही विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल। पल्लवी जी, काफी आक्रामक रूप देखने को मिला आज आपके सहयोगी दल का। आप लोग भी वहां पर मौजूद रहे, धरना प्रदर्शन, जातीय जनगणना मुख्य मुद्दा। देखिए, आज जो भी सदन में हुआ उससे एक बार तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जन भावनाओं की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आज वो जन भावनाओं के जो मुद्दे उठाए गए उस पे वो चर्चा भी नहीं करना चाह रहे थे, उससे बचते दिखाई दिए। और ये इसलिए साबित होता है कि जो वहाँ पर लोग आज मांग कर रहे थे वो उसी जनता के द्वारा चुन करके सदन में आए हैं। और सदन जो है परंपराओं के लिए नहीं है, सदन जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के लिए है। और वहाँ पर वो जो प्रतिनिधि खड़े होकर के मांग कर रहे थे वो उसी जनता की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये सत्य है कि हम संख्या में कम हैं, संख्या तो कभी भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रश्न हम उठाना चाहते हैं और जिस वर्ग का नेतृत्व हम कर रहे हैं उसको सुना तक ना जाए, उसकी सवाल पे जवाब तक ना दिया जाए। देखिए, वैसे तो तमाम मुद्दे थे जिन्हें लेकर सदन में हंगामा हुआ आज, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना का देखने को मिल रहा था। अखिलेश यादव जी खुद अपने हाथ में जातीय जनगणना की ही तख्ती लिए थे। क्या माने, 2024 के लिए सपा इसी मुद्दे को सबसे बड़े मुद्दे के रूप में लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, जातिवार जनगणना हम लगातार बोलते आए हैं कि जब तक एक एक की गिनती नहीं होगी तब तक ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उस समाज को सम्मान मिल रहा है या उसका वाजिब हक मिल रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि अगर सरकारें जातिवार जनगणना नहीं कराएंगी तो वो कैसे उस समाज को वाजिब हक देंगी। तो निस्संदेह जातिवार जनगणना प्रदेश नहीं देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। एक एक की गिनती कराइए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हो उतनी हिस्सेदारी। वहीं सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सरकार पर हमला बोला। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पूरे देश को दंगों की भेंट कौन चढ़ाता था। सब जानते हैं, सरकार में रहते गोरखपुर, फूलपुर लोकसभा भी हारे थे, अभी अभी सिराथू भी हारे हैं। हाल के यूपी के 3 उपचुनाव में 2 में बुरी तरह हारे, एक कैसे जीत जग जाहिर है। स्टूल वाले, हमें देश बेचने वालों से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तो ये ट्वीट इनकी तरफ से किया गया है। सपा महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, कह रहे हैं कि पूरे देश को दंगों की भेंट कौन चढ़ाता था ये सब जानते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पे यहां पर उन्होंने हमला बोला है, उनको टैग करते हुए, और साथ ही तमाम सीटों का यहां पर जिक्र उनकी तरफ से किया गया अपने ट्वीट में। अब बात माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की, जिनके लिए जेल में सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।
कासगंज जेल में अब बंद अब्बास की सुरक्षा में सिपाहियों का जत्था लगाया जाएगा। साथ ही हर महीने सुरक्षा में लगे सिपाहियों को बदला जाएगा। दरअसल अब्बास के भाई उमर अंसारी ने जेल में अब्बास को लेकर हत्या की आशंका जताते हुए जेल ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद अब अब्बास की बैरक के आसपास बंदी रक्षकों की तैनाती का फैसला हुआ है। साथ ही फौजी वॉर कैमरे, ड्रोन समेत सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए जाएंगे। इसको लेकर डीजी जेल के रोस्टर के मुताबिक सिपाहियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। तो सिपाहियों की तैनाती अब और बढ़ा दी जाएगी। तो अब्बास के जेल में Z+ सुरक्षा की यहां पर अब तैयारी देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब्बास और पत्नी निखत की मुलाकात कांड का भंडाफोड़ होने के बाद अब बड़ी कार्रवाई हुई है। दोनों के मिलन में मददगार बने सपा नेता फराज खान ने खुद को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि फराज ने ही चित्रकूट में निखत को घर दिलवाने से लेकर बाकी तमाम इंतजामों में भूमिका निभाई थी। दरअसल निखत और उसके ड्राइवर से पूछताछ के बाद पुलिस ने रविवार को फराज खान के पिता को भी हिरासत में लिया था, जिसके बाद अब आरोपी फराज ने खुद को सरेंडर किया है। आपको बता दें कि इस मामले में निखत की पुलिस रिमांड पूरी हो गई है। वहीं उसके ड्राइवर नियाज से कस्टडी में अभी भी पूछताछ की जा रही है। फरवरी को एसपी चित्रकूट और डीएम चित्रकूट के द्वारा जिला कारागार की आकस्मिक चेकिंग की गई थी, जिसमें कारागार में निरुद्ध अपराधी अब्बास अंसारी एवं उनकी पत्नी निखत बानो तथा उनके सहयोगियों द्वारा कारागार के अंदर कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी गणों के सहयोग से अवैध गतिविधियों के संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पुख्ता थी। वहाँ जो गतिविधियाँ पाई गईं वो पूरी तरह से अवैध थीं, जिसके संबंध में थाना कोतवाली करवी पर मुकदमा अपराध संख्या 88/2023, 387, 222, 186, 506, 201, 120B, 195A, 34 IPC, 42B, 54 प्रिजनर्स एक्ट एवं 7 CLA एक्ट तथा 7 एवं 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करके निखत बानो, उनकी पत्नी अब्बास अंसारी और उसके सहयोगी ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार किया गया था। खबर अब कानपुर से है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा और तेज हो गया है। आज से इरफान सोलंकी की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इरफान की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगा प्रशासन। संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद अब जब्तीकरण का काम होगा। इससे पहले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिजनों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए दस्तावेज का सत्यापन किया गया। इसमें इरफान के भाई रिजवान और परिवार से जुड़ी 38 संपत्तियों का ब्यौरा जुटा हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच इन संपत्तियों को आज जब्त किया जाएगा। जब्तीकरण की प्रक्रिया के पहले क्षेत्र में मुनादी भी कराई जाएगी। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी समेत उनके साथियों के नाम जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने विधायक समेत उनके करीबियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। इसी क्रम में आरोपियों की संपत्तियों एक एक करके अब जब्त की जा रही है। विधायक के साथ ही गैंगस्टर शौकत पहलवान के जाजमऊ हिलाल कंपाउंड के 27 फ्लैट और ग्वाल टोली के 5 फ्लैट जब्त किए जा चुके हैं। करीब 28 करोड़ की संपत्तियां सील हो चुकी है। अब कानूनी शिकंजा और बढ़ता जा रहा है। इरफान सोलंकी पर 6 संपत्तियां और कुर्क की जाएंगी। इरफान की 25 करोड़ की संपत्ति प्रशासन कुर्क करने जा रहा है और इन संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। इसके बाद अब जब्तीकरण की कार्रवाई अब की जानी है। 6 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। आज इरफान पर कानूनी शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अब संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रहा है। इरफान की 25 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करेगा प्रशासन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है। हालांकि पहले भी कई करोड़ की संपत्तियां यहां पर सील की गई हैं, जब्ती की गई है। कार्रवाई लगातार जारी है। न सिर्फ इरफान सोलंकी पर बल्कि जो भी इरफान सोलंकी से जुड़े हुए हैं उसके साथी परिजन, हर किसी पे कुर्की की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और अब बात अब्दुल्ला पर एक्शन तो झांकी विजमा यादव पर तलवारबाजी। ये सवाल समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि अभी अब्दुल्ला आजम की विधायकी गए कुछ ही दिन भी नहीं हुए कि अब सपा के एक और विधायक की सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे 22 साल पुराने एक मामले ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। सपा के लिए खतरे की घंटी क्या चली जाएगी? विजमा यादव की सदस्यता।
सपा के MY समीकरण पर वार, पुराने केस से हाहाकार। क्या समाजवादी पार्टी के एक और विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 108 रह जाएगी? क्योंकि अभी अब्दुल्ला आजम के विधायक खत्म होने की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अब समाजवादी पार्टी की प्रयागराज से विधायक विजमा यादव पर 22 साल पुराने एक मामले में खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। क्योंकि 23 फरवरी को प्रयागराज MP MLA कोर्ट विजमा यादव से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाली है। अगर कोर्ट ने विजमा यादव को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई तो सपा का एक और विकेट गिर जाएगा। विजमा यादव के खिलाफ 21 साल पहले एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर आरोप है कि हत्या से जुड़े एक मामले में उन्होंने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया था। इसके साथ साथ जब पुलिस टीम उन्हें रोकने गई थी तो पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की गई थी, जानलेवा हमला किया गया था जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई थी। इस मामले में विजमा यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था और इस मुकदमे की सुनवाई प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। अगर इस मामले में विजमा यादव दोषी करार दी जाती हैं और उन्हें 2 साल या उससे की ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस मामले में सपा विधायक विजमा यादव की मुश्किल बढ़ी हुई है वो सितंबर 2000 का है। इसमें 7 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था। विजमा देवी पर आरोप है कि 22 साल पहले उन्होंने ही लोगों को सड़क जाम करने और हिंसा करने के लिए भड़काया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इस भीड़ में कई लोग असलहों से लैस थे। इन लोगों ने मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सराय इनायत कृपाशंकर दीक्षित और पुलिस की टीम पर ईंट और हथियारों से हमला किया, जिससे कई पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। क्योंकि 23 फरवरी को प्रयागराज MP MLA कोर्ट विजमा यादव से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाला है। अगर कोर्ट ने विजमा यादव को सजा सुनाई तो ये सपा के लिए तीसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले सपा नेता आजम खान की हेट स्पीच में और अब्दुल्ला आजम की 15 साल पुराने एक मामले में विधायकी जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से सपा के विधायकों की पुरानी कुंडली खुल रही है उससे राजनीति भी गर्म हो गई है। सपा का आरोप है कि जानबूझकर सिर्फ उन्हीं के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि भाजपा ये कहते हुए पलटवार कर रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए। ऐसे में सबकी निगाहें 23 फरवरी की तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर सपा विधायक विजमा यादव को सजा हुई तो बजट सत्र के बीच हंगामा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। योगी सरकार ने प्रदेश संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए यूपी की जेलों में बंद 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तलब की है। डीजी जेल ने प्रदेश के सभी जेल सुपरिटेंडेंट से उनकी जेलों में टॉप 10 अपराधियों की सूची तलब की है, ताकि जेल के अंदर होते हुए अपने गिरोह चला रहे ऐसे अपराधियों की कानून का शिकंजा और कसा जा सके। इस वक्त कई बड़े अपराधी प्रदेश के तमाम जिलों की जेल में बंद हैं, जिनमें बांदा जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बरेली जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव, वयागरा की जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा, सोनभद्र की जेल में बंद गैंगस्टर सुंदर भाटी, हरदोई की जेल में बंद कुख्यात अपराधी खान मुबारक समेत कई नाम शामिल है, जिनकी जेलों की निगरानी और सख्त अब कर दी गई है। यूपी के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तलब कर ली गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कुख्यात अपराधियों पर निगरानी अब सख्त कर दी जाएगी। योगी सरकार ने जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों की पूरी सूची अब मंगवा ली है। डीजी जेल ने सभी जिलों के जेल अधीक्षकों से भी तलब किया है पूरी लिस्ट। अब यहां पर और कड़ा पहरा कर दिया जाएगा इन जेलों में। गाजियाबाद में लोनी के रूपनगर में हुए हादसे पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीएम और जीडीए को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि लोनी में जिस गति से अवैध तरीके से प्लॉटिंग और अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन की टीम कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने इलाके को भूमाफिया से बचाने के लिए एंटी भूमाफिया और अतिक्रमण दस्ता नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के भी बसाए जाने का आरोप लगाया है। रूपनगर हादसे के बाद एक्शन में है लोनी के विधायक। डीएम और जेडीए को चिट्ठी लिख दी है इसके लिए और एक्शन लेने की मांग की जा रही है। जो लौनी के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उससे मैं स्वयं और पूरी लौनी की जनता बहुत दुखी है। और जो अवैध कॉलोनियां निर्माण हो रहे हैं, इन पे कई बार पहले भी मैंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि वीसी जीडीए तत्काल बड़ी कार्रवाई कर और जो एसडीएम के क्षेत्र में जो कॉलोनियां आती है उन पर भी कठोर कार्रवाई करा कर परमानेंट एक दस्ता
लौनी में जो डेली कार्रवाई हो जिससे, और ये जो समस्या है जो वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में लौनी के अंदर बसाए जा रहे हैं उनको रोकने का काम करेंगे, जिससे कि राष्ट्र के लिए भी सुरक्षित हमारी लौनी रहे। खबर अब लखनऊ से है। आज एएनएम को ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिशन रोजगार के तहत 7,179 एएनएम को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लोक भवन में सभी को एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो 7,189 एएनएम को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत लोक भवन में सभी को एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इस पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। खबरों में आगे रुक करते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों ने हालांकि टेंशन बढ़ा रखी है। चारधाम यात्रा को लेकर आज सचिवालय में अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम धामी चारधाम यात्रा पर बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 25 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा के लिए 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। हालांकि दरारों के टेंशन को देखते हुए ही सीएम धामी हाई लेवल बैठक करने वाले हैं, जिसमें शामिल होंगे लोक निर्माण विभाग, परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में। और वहीं अधिकारी अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे। सीएम धामी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो चारधाम यात्रा जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अप्रैल से शुरुआत होनी है यात्रा की। 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इन सबके बीच जोशीमठ और बद्रीनाथ में आ रही दरारों ने टेंशन सरकार के लिए बढ़ा रखी है। चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए है और इसी को लेकर के अब आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के मंथन किया जाएगा। हर अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज से ही चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। लेकिन सबके बीच जो दरारें बढ़ रही हैं जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर, उसको लेकर के प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। और यही वजह है कि आज बैठक होने जा रही है। सीएम धामी इस बैठक में खुद मौजूद रहने वाले हैं। चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब आप तारीखें जान लीजिए। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है। तो आज से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं चारधाम यात्रा के लिए। 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हो गई है। 25 अप्रैल से सभी धामों की कपाट खुलने लग जाएंगे। 22 अप्रैल से ही कपाट खुलने की शुरुआत यहां हो जाएगी। भव्य सजावट कर दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए अलग अलग धामों की, बद्रीनाथ धाम हो चाहे अलग अलग धाम, गंगोत्री धाम, भव्य सजावट यहां कर दी गई है। आज यूपी बोर्ड परीक्षा का अहम दिन है। आज 10वीं क्लास के छात्रों का गणित का पेपर है। ऐसे में कठिन विषय होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा छोड़ सकते हैं या फिर नकल करते पकड़े जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि करीब 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठेंगे। बोर्ड की तरफ से गणित और अंग्रेजी विषयों की परीक्षा के दिन विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं। तो आज 10वीं कक्षा की गणित का पेपर, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छात्र कहीं परीक्षा ना छोड़ दे, कहीं नकल ना करें। इसको लेकर के कड़े इंतजाम आज किए गए हैं। काफी छात्र परीक्षा भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कयास लग रहे हैं, क्योंकि आज गणित का पेपर है, कठिन पेपर है। इसको देखते हुए और भी कड़ी निगरानी अब आज रखी जाएगी। 22 लाख छात्रों के परीक्षा देने का अनुमान आज के दिन। यूपी बोर्ड की परीक्षा जो कि मार्च तक चलनी है, ऐसे में आज बेहद अहम दिन है। पहले दिन देखा गया था जब परीक्षा की शुरुआत हुई थी, बहुत से छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी डर की वजह से। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ये कहा है कि आप तनाव मुक्त होकर के परीक्षा देने के लिए जाएं, लेकिन छात्रों में डर देखा जा रहा है। ऐसे में आज गणित का पेपर होने की वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा आज भी बच्चों की तरफ से छोड़ी जा सकती है। काफी छात्र परीक्षा छोड़ सकते हैं या फिर नकल की मदद लेने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इसको लेकर के निगरानी के लिए और भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।